अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स फॉर्मेशन के किस तरह से फोटोकेमिकल टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। जो एमिशन होती है पॉल्यूटेंट गैसेस की, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए ट्रोपोस्फेयर के अंदर, वो क्या करती है, उसकी वजह से हेल्थ रिस्क सामने आते हैं डायरेक्टली उनकी ऑक्सीडेशन से, ठीक है, जो कि लीड कर सकते हैं सेकेंडरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हार्मफुल अफेक्ट सामने आता है इन सारे पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। अब इनकी जो केमिस्ट्री है वो सनलाइट की वजह से बन रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इनकी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए हम इनको सेकेंडरी फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं जैसे कि ओजोन, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहाँ पे जो लाइट यूज़ हो रही है इनकी ऑक्सीडेशन के लिए वो सनलाइट है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं ये प्रोडक्ट्स, फिर इन्होंने सेकेंडरी फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स बनाने होते हैं, और ओजोन गैस जो है वो भी ये बनाते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट इनके सोर्सेज हैं, जैसे कि कार का एग्जॉस्ट, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो आते हैं कार एग्जॉस्ट से, जब रश आवर्स होते हैं, जब पीक आवर्स होते हैं, जब ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर उसके बाद रेडिकल की फॉर्मेशन, जब सूरज तुलू होता है, फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, और उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है रेडिकल्स के अंदर। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स की फॉर्मेशन है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स किस तरह से बनेंगे, ऑक्सीजन के जो रेडिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ताकि वो ओजोन बना सकें। सेकेंडली ऑक्सीजन के जो रेडिकल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट है वो है सेकेंडरी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये किस तरह से बनते हैं, ये रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ और बना देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि नाइट्रिक एसिड बन गया, हाइड्रोकार्बन्स बन गए, परऑक्साइड्स बन गए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। जो परऑक्साइड्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ। अब उसके बाद है रिड्यूस विजिबिलिटी। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है विजिबिलिटी को कम कर देते हैं बाय कंडेंसिंग टू फॉर्म एरोसोल्स, क्योंकि ये एरोसोल्स बनाते हैं इसीलिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके अलावा जो चेन टर्मिनेशन रिएक्शंस हैं वो होते हैं, उसमें क्या करते हैं पर ऑक्साइड रेडिकल्स वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ और बना देते हैं पेंस पर ऑक्साइड नाइट्रेट्स। उसके अलावा ये जो केमिकल्स, ये जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, ये आई इरिटेंट्स होते हैं और टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्मोक। जो वर्ड स्मोक है वो कॉम्बिनेशन है स्मोक और फोग का। मॉडर्न स्मोक जो है वो एक एयर पोल्यूशन की टाइप है जो कि डिराइव की जाती है व्हीकुलर इमिशन से। और व्हीकुलर इमिशन कहाँ से हो रही है, इंटरनल कंबशन इंजन से और इंडस्ट्रियल फ्यूम से, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्ट कर देते हैं सनलाइट के साथ और बना देते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि कंबाइन कर लेते हैं प्राइमरी इमिशन के साथ और बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। इस तरह से फोटोकेमिकल स्मोक बनती है, मतलब इंडस्ट्रियल फ्यूम्स या फिर कंबशन से रिलीज होने वाले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सनलाइट की प्रेजेंस में दूसरे पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक थी ये सबसे पहले लॉस एंजलस के अंदर ऑब्जर्व की गई थी 1940 के अंदर। मैनिला और मैक्सिको सिटी में भी इस काइंड की जो स्मोक है वो देखी गई थी। फिर उसके बाद दूसरे सिटीज़ जैसे ग्रीस, इसराइल या फिर जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और यूके में, इस कंट्रीज़ में भी फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ऑब्जर्व की गई थी।
फिर उसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो केमिकल रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो रिलीज किए जाते हैं, वो तब रिलीज होते हैं जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका रिएक्शन हो जाता है आपस में हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जैसे कि फॉसिल फ्यूल का एग्जॉस्ट हो गया या फिर बर्निंग हो गई कार के इंजन से, ट्रक से, कोल पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के। क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का हमने देख लिया सोर्स क्या है। अब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये रिलीज होते हैं मैन मेड सोर्सेज से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, जैसे कि गैसोलीन, पेट्रोल, पेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, बायोजेनिक सोर्सेज सच एज पाइन एंड सिट्रस ट्री इमिजन। फोटोकेमिकल स्मोक है एक यूनिक टाइप का एयर पोल्यूशन, ठीक है, जो कि कॉज होती है रिएक्शन से सनलाइट के दरमियान और दूसरे पॉल्यूटेंट्स के दरमियान, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादातर जो है इनविजिबल होती है, लेकिन ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है। इसकी वजह से इरिटेशंस हो जाती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और आइज़ की। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड जो है इसके इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर फोटोकेमिकल स्मोक की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो भी ऑब्जर्व की जाती हैं। इसीलिए फोटोकेमिकल स्मोक को आजकल के दौर के अंदर, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के अंदर, एक प्रॉब्लम समझा जाता है। ये सारे मॉडर्न सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादा उन सिटीज़ के अंदर कॉमन होती है जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो सनी होता है, वार्म होता है, या फिर ड्राई क्लाइमेट होता है और लार्ज नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स जो है वहाँ पे मूव करते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल करती है विंड के साथ और ये अफेक्ट करती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज एज वेल। अब हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, कि ये किस तरह से फॉर्म होती है। जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट लाइट ये चाहिए होती है, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और दूसरी कंडीशंस भी हैं। अब दूसरी कंडीशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो इमिशन रेट्स हैं सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो जब रिलीज होते हैं इंडस्ट्रीज से और ट्रांसपोर्टेशन से तो क्रिएट करते हैं पॉल्यूटेंट्स थ्रू फॉसल फ्यूल कंबशन। फिर उसके बाद डे टाइम चाहिए होता है, दिन की रोशनी के अंदर फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन होती है। डे टाइम में क्या होता है, उस तरह के फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर। फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, इमिशंस जो होती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की वो ज़्यादा होती है, और फिर जो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी, ये भी एक टाइप है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, उन्होंने अपने काम पे जाना होता है। लेटर इन द मॉर्निंग, लेटर मॉर्निंग ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक रिड्यूस हो जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं ताकि वो बनाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इंक्रीज करते हैं अपनी कंसंट्रेशन को। अर्ली मॉर्निंग के अंदर रिलीज होते हैं और रिएक्शन होता है लेटर मॉर्निंग के अंदर। फिर उसके बाद इंटेंस सनलाइट चाहिए होती है। जैसे ही सनलाइट ज़्यादा इंटेंस होती है डे टाइम के अंदर तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसकी ब्रेक डाउन होती है और फिर क्या होती है, वो अपने बाय प्रोडक्ट्स बनाती है और इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। फिर उसके बाद कंजप्शन ऑफ ओजोन ये होती है। कुछ वक्त में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वोलेटाइल
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ और प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक केमिकल्स, जिनको जैसे कि पैन पैन एक एग्जाम्पल है टॉक्सिक केमिकल्स की। फिर उसके बाद जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है, ओजोन की प्रोडक्शन जो है वो भी स्टॉप हो जाती है। जो ओजोन एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है फिर वो कंज्यूम हो जाती है सेवरल डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद मेट्रियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन के अंदर। अब इन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो देखते हैं। मेट्रियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है, कंपाउंड्स की एटमॉस्फेयर के अंदर, वहाँ पे प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या करती है, रिड्यूस कर देती है फोटोकेमिकल स्मोक को, जैसे कि जिसकी वजह से क्या होता है जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो वाश्ड आउट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से विद द रेनफॉल, क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो है रेनफॉल का एक सबब बनती है। फिर उसके बाद विंड की वजह से क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और जगह पे, फिर उसको रिप्लेस कर लेती है फ्रेश एयर। ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज होती है डिस्टेंट एरियाज़ के अंदर, जो कि जिनके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन्स भी इन्हेंस करते हैं सिवेरिटी ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अगर टेम्परेचर की इन्वर्जन जो है वो डिवेल्प हो जाए तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, और अगर इन्वर्जन्स जो है वो काफ़ी दिनों तक चलती रहें या फिर काफ़ी हफ्तों तक, तो जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा रिएक्शन रेट को और कुछ एमिशन रेट को भी। उसके बाद टोपोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि स्मोक का जो इवेंट है वो कितना ज़्यादा स्वेयर होगा और कितना ज़्यादा स्वेयर हो सकता है। कम्युनिटीज़ जो सिचुएटेड होती हैं वैलीज़ के अंदर, वादियों के अंदर, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं फोटोकेमिकल स्मोक से, क्योंकि हिली एरियाज़ और माउंटेन्स के अंदर क्या होता है एयर फ्लो कम होता है, वो अलाउ करते हैं पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को कि वहाँ पे वो इंक्रीज कर सकें। फिर अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से होती है। हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है जब रिएक्शन होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के दरमियान और हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान, और ये सारा कुछ होता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर और बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, उनकी वजह से भी हो सकता है जो कि होते हैं कार की इंजन्स में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि फोटोकॉपियर्स मशीन, ये सारा कुछ। नेचर के अंदर गैस जो है तब जनरेट होती है जब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दोनों एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। अब जो मोटर्स होती हैं कार्स की, वो जो फ्यूल है उसको कम्प्लीटली बर्न नहीं करती, उनके अंदर टाइनी अमाउंट रह जाती हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की कार एग्जॉस्ट के अंदर। पेट्रोल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो भी अनअटेंडेड जो है वो रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर। फिर उसके बाद कुछ सॉल्वेंट्स है जैसे कि जो कि वोलेटाइल होते हैं नेचर के अंदर, ये जो है हाइड्रोकार्बन्स ये पोज करते हैं डेंजर टू आवर हेल्थ। इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलेट्स, जिसके अंदर पर्टिकुलेट मैटर आ जाता है। पर्टिकुलेट्स क्या करते हैं, ये स्मोक को बिल्डअप करते हैं, स्मोक को बनाते हैं। अब ये एशेज भी हो सकती हैं जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से आ रही हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और ऑयल इनको बर्न किया जाए तब भी ये प्रोड्यूस होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स बनते हैं जिसके अंदर मेनली सूट होते हैं, कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से बनते हैं। इंसिनरेशन प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड डीजल व्हीकल्स ये भी सोर्सेज हैं इमिशन का। इंसिनरेशन प्लांट्स जो मैंने आपको बताया भी सोर्स है। इंसिनरेटर कहते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिसके अंदर इंसिनरेटर्स मेनली यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। उनके अंदर क्या करते हैं हम ब्लड का जो वेस्ट है वो, उसके अलावा ड्रिप्स हैं
जो वेस्ट मटेरियल है ये सारा हम डालते हैं, उसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस होता है और वो उन प्रोडक्ट्स को, मोर हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ये ज़्यादा नेचुरल वे है जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है जी। और ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस के अंदर लाइटनिंग का आ जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो रिएक्ट करती है अपनी नियर बाय ऑक्सीजन से और फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देती है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। नेचर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होती है सॉइल के बैक्टीरिया से और ऑक्सीडाइज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में बाय एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। हाई टेम्परेचर कंबशन जब होती है वो भी एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टिपिकली अनरिएक्टिव हैं नेचर के अंदर क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनका रिएक्शन हो जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाती है ओजोन से तो फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर ये दोनों सोर्सेज जो हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का ये स्प्लिट होते हैं इक्वली बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी सोर्सेस। नेक्स्ट हमें देखना है ओजोन की फॉर्मेशन के ओजोन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ओजोन O3 ये एक पेल ब्लूइश गैस है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये बनती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एनर्जी के साथ। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पैन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर का रिएक्शन होता है एसिटाइल परऑक्साइड्स के साथ और फिर पैन की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी। ये थे हमारी कुछ सोर्सेज और उनके फॉर्मेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ इफेक्ट्स कि हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। स्मोक जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है बहुत सी सिटीज़ के अंदर और ये कंटिन्यू कर रही है ह्यूमन हेल्थ को हार्म पहुंचाना। ग्राउंड लेवल ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये स्पेशली हार्मफुल हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स उनको कहते हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 60 से अबव हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल है और उन लोगों के लिए जिनको हार्ट और लंग का पहले से इशू है, उनको बीमारियां हैं जैसे कि एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है या फिर एस्थमा वगैरह है। ये सारी बीमारियां उनको, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेम कर सकते हैं ब्रीदिंग पैसेजेस को, डिक्रीज कर देते हैं लंग की वर्किंग कैपेसिटी को, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ इस ब्रीथ इससे काट्स होती है। उसके अलावा पेन, उसके अलावा जब इनहेलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर वीजिंग करते हैं या फिर कफिंग। फिर उसके बाद इसकी वजह से आई इरिटेशन, नोज इरिटेशन, ये सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद जो नोज़ और थ्रोट की मेम्ब्रेन्स है उसको अफेक्ट कर सकती हैं, इंटरफेयर कर सकती हैं बॉडी की एबिलिटी कि वो फाइट कर सके इन्फेक्शन के साथ और ससेप्टिबिलिटी करवा देती है इलनेस के साथ। बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको वीक करती है। हॉस्पिटल एडमिशन जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डेथ्स हो जाती हैं, ठीक है, ओजोन लेवल के हाई कंसनट्रेशन की वजह से। उसके बाद इफेक्ट देखते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या करती है, आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इरिटेंट है, वहाँ पे जाके इरिटेशन कॉज करेगी और हमारे लंग टिश्यू उनको डैमेज करेगी। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर ये इरिटेट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और इम्पेयर कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं एबिलिटी ऑफ लंग्स टू एक्सचेंज गैसेस। फिर उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर आ जाती हैं ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन, कार्सिनोजेनिक बेंजीन और ओजोन। ओजोन का अगर हेल्थ इफेक्ट देखा जाए, लो कंसंट्रेशन ग्राउंड लेवल ओजोन का इरिटेट कर सकती है आइस को, नोज को, थ्रोट को। जैसे कि स्मोक इंक्रीज होती है, ये क्या करती है, ट्रिगर करती है ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जिसके अंदर बर्निंग, आइज बर्निंग आ जाती है, कफिंग आ जाती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट आ जाती है, ग्रेटर हेल्थ थ्रेट आ जाता है बच्चों को, ज़्यादा
इसका असर होता है। उसके अलावा एयर पोल्यूशन क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है लंग की डेवलपमेंट को। चिल्ड्रन जो हैं ज़्यादा ब्रीथ करते हैं एडल्ट से, तो इसीलिए चिल्ड्रन अफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं एडल्ट्स की निस्बत। वो बच्चे जो कि हाई ओजोन एरियाज़ में रहते हैं वो ज़्यादा उनके अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि एस्थमा वगैरह। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ की वो कम हो जाती है, मतलब फिशेस वगैरह उनको भी इफ़ेक्ट करेगी। फिर उसके बाद पैन पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, इसका इफेक्ट देखते हैं। ये भी एक हाईली ऑक्सीडाइज अनस्टेबल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि कंस्टिट्यूएंट है पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर का। अब इसकी टॉक्सिक नेचर की वजह से और इसकी इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से पैन है उसका इफेक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर और ह्यूमन बींग्स दोनों के ऊपर। ठीक है, अब होता क्या है कि कैलिफोर्निया के अंदर पैन का इफेक्ट देखा गया, उसकी वजह से डेट्रीमेंटल इफेक्ट हुआ कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, हार्ट से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो सामने आए। पैन जो है वो मोस्ट फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस है क्योंकि ये डैमेज कॉज कर सकता है सेल लेवल पे जाके भी और बायो केमिकल चेंजेस भी करवा देता है। और विजिबल लीफ इंजरी, जो लीफ है उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं, लीफ ड्रॉप और डिक्रीज कर देती है उनकी ग्रोथ को। फिर अल्टीमेटली जो प्लांट है वो डेथ की तरफ जाता है। फिर क्लासिक इंजरी जो है पैन की तरफ से देखा जाए वो ग्लेजिंग है। उसके अलावा ब्रॉन्जिंग हो जाती है लीफ सरफेस की। फिर उसके बाद जो यील्ड है सिट्रस फ्रूट्स की वो भी कम हो जाती है ये पैन की वजह से। उसके अलावा पैन के इफ़ेक्ट्स देखा जाए तो पैन की वजह से जो वेजिटेशन के ऊपर इफ़ेक्ट आते हैं ओजोन और पैन की वजह से, उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनसे। अब उसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो भी हार्म होगी, ह्यूमन हेल्थ वो भी इफ़ेक्ट होगी। ग्राउंड लेवल ओजोन वो अफेक्ट कर देती है लीव्स को भी और रिड्यूस कर देती है ग्रोथ को। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी उसको भी कम कर देती है और रिप्रोडक्शन उसको भी कम करती है। ये वल्नरेबल कर देती है इंसेक्ट्स को कि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ आ जाए, फिर उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है इसकी वजह से। जब ओजोन लेवल्स जो फेयरली हाई होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनको सफ़र करना पड़ता है सिग्निफिकेंट हार्म। उसके बाद हम देखते हैं इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद इफेक्ट ऑन मटेरियल्स। ग्रीन हाउस इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर इमिट होते हैं वो इम्प्लिकेट करते हैं न्यूमरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि ओजोन है। ठीक है, ये एक मेजर कंपोनेंट है स्मोक का, ये कंट्रीब्यूट करती है इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो कि प्रिडिक्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को। उसके अलावा इफेक्ट ऑन मटेरियल्स देखें, स्मोक क्या करती है, एक्सलरेट करती है डिटेरियोरेशन ऑफ रबर, रबर का ख़राब हो जाना। फिर उसके बाद प्लास्टिक पेंट्स एंड डाइज वगैरह वो भी डैमेज होते हैं और डैमेज कॉज करवाती है मेटल्स के ऊपर, स्टोन के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, क्लॉथिंग के ऊपर, रबर और प्लास्टिक के ऊपर, जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं कुछ कंटेमिनेंट्स से एयर के अंदर। फिर उसके बाद टिपिकली कल्प्रिट्स जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम, यहाँ पे कल्प्रिट कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड को और सल्फ्यूरिक एसिड को। ओजोन जो कि फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से बनती है, नाइट्रिक एसिड
इन सभी की वजह से डैमेज होता है क्रॉप्स को और मटेरियल्स को। रफली 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है ईयरली, अगर हम एस्टिमेशन लगाई जाए तो। ये था जी हमारा आज का टॉपिक।